पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मध्य पाषाण काल की तकनीक, उपकरण, वहाँ के औजार, वहाँ के पत्थरों के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मध्य पाषाण काल में नई चीज़ों का आगमन हुआ। तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मध्य पाषाण काल में नए चीज़ों का आगमन। तो मध्य पाषाण काल में नए चीज़ों का आगमन क्या क्या हुआ था, तो पिछले वीडियो में हम लोग इसको देखे हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो मध्य पाषाण काल में आग का आगमन हुआ, यानी कि आग की खोज हुई। कब? तो मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई। तो आग का आविष्कार होता है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आग के आविष्कार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो गर्त चूल्हा, यानी कि हमें गर्त चूल्हा बना हुआ मिला है। और ये कहाँ से मिला है, तो गुजरात के लघन्यास। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी के सरायनहर, महदहा और दमदम से हमें गर्त चूल्हा के प्रमाण मिले हैं। क्या चीज़? गुजरात के लघन्यास और यूपी के सरायनहर, महदहा और दमदम से हमें गर्त चूल्हा के साक्ष्य मिले हैं। गर्त चूल्हा के पास में हमें जले हुए हड्डी के प्रमाण भी मिले हैं। गर्त चूल्हा के पास में हमें जले हुए हड्डी के प्रमाण भी मिले हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूपी में सरायनहर में 8 चूल्हा एक पंक्ति में मिला है। एक ही पंक्ति में 8 चूल्हे हमें मिले हैं, जिसे हम क्या सामूहिक चूल्हा भी कहते हैं, जिसे ये चीज माना गया है कि शायद वो सामूहिक चूल्हा रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, पशु को पालतू बनाने की शुरुआत। यानी पशु को पालतू बनाने का पूरा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत हुई थी। इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि पशु को पालतू बनाने की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि पशु को पालतू बनाने की जो शुरुआत है, इसका साक्ष्य कैसे मिलता है हमें, तो यहाँ राजस्थान के बागौर और एमपी के आदमगढ़ से हमें पशु कंकाल की प्राप्ति हुई है। पशु कंकाल में हम देखेंगे कि कुछ जला काटा पशु कंकाल मिला है तथा कुछ पूर्ण रूप से सुरक्षित मिला है। और यही जो पूर्ण रूप से सुरक्षित जो पशु कंकाल हमें मिले हैं, उसी को हम ये मान करके चलते हैं कि शायद यही पालतू पशु रखने की शुरुआत हुई होगी। पालतू पशु रखने की शुरुआत, यानी पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत यहीं से हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से जो पशु के जैसे कि हड्डियों के साक्ष्य हमें मिले हैं, तो उससे हमें ये चीज़ें पता चलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मकान निर्माण की कोशिश, यानी कि मानव के द्वारा मकान निर्माण की भी कोशिश कब आरंभ कर दी गई थी, तो मध्य पाषाण काल में। मकान का निर्माण, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मकान का निर्माण होने लगा था, लेकिन हाँ, उसकी कोशिश जो है वो शुरू हो गई थी मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में मकान निर्माण की कोशिश, स्थल कौन सा है, तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जो स्थल है, वहाँ से ऐसा साक्ष्य मिला है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मानव ने अपना आवास बनाना यानी मकान निर्माण करने की कोशिश तो नहीं प्रारंभ कर दी थी। तो हम लोग ये देखेंगे कि राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें मकान निर्माण की कोशिश के साक्ष्य मिलते हैं। ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो राजस्थान के बागौर से पत्थर का फर्श बिछाए जाने का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के बागौर से पत्थर का फर्श बिछाए जाने का साक्ष्य मिला है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिट्टी का दीवार खड़े किए जाने का साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिट्टी की दीवार खड़े की जाने की क्या मिली है, साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के मानव की प्रजाति। मध्य पाषाण काल में अब मानव की कैसी प्रजातियां हमें मिली है, उसके विषय में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि भीमबेटका, लघन्याज, सरायनहर, मदहदा, दमदम, बागौर और आदमगढ़ से
मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण के मानव की प्रजातियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि भीमबेटका, लघन्याज, सराय नहर, मदहदा, दमदम, बागौर और आदमगढ़ से हमें मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, जिसके तहत इसका अध्ययन करने के बाद हमें ये चीज़ पता चलती है। इसका अध्ययन करने के बाद इन सब का हम जब अध्ययन करते हैं, मानव कंकालों का जब अध्ययन किया जाता है, तो हमें ये चीज़ ज्ञात होता है कि ये लोग यानी कि मध्य पाषाण काल के जो ये मानव प्रजाति थी, तो ये कैसी थी, तो भूमध्य सागरीय हिमेटिक और निग्रेटो प्रजाति के ये लोग थे। भूमध्य सागरीय हिमेटिक और निग्रेटो प्रजाति के लोग ये थे, ये मानव थे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा क्या किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद भूमध्य सागरीय हिमेटिक और निग्रेटो प्रजाति के ये लोग थे। तो अब हम लोग ये चीज़ देख लिए कि पाषाण काल में नई चीज़ों का आगमन क्या हुआ था, किन किन चीज़ों का आगमन हुआ था, उसके विषय में हम लोग जान भी लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख स्थल थे, उन स्थलों के बारे में अब हम देखने की कोशिश करेंगे। पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे। अब हम मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण अब स्थल को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे लगन्याज, लगन्याज जो कि गुजरात में है। किसको हम लोग देखेंगे, लगन्याज जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि लगन्याज में 14 मानव कंकाल मिले हैं। कितने मानव कंकाल मिले हैं, 14 मानव कंकाल मिले हैं। और इन मानव कंकाल का जब अध्ययन किया गया तो इससे पता चला कि ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ये किस प्रजाति के थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। लगन्याज गुजरात से 14 मानव कंकाल मिला है और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। लगन्याज के महत्व का उजागर एच.डी. संकिलिया ने किया है। लगन्याज के महत्व का उजागर एच.डी. संकिलिया ने किया है। यहाँ से सूक्ष्म पाषाणिक उद्योग स्थल होने के साक्ष्य मिले हैं। लगन्याज में सूक्ष्म पाषाणिक स्थल होने के, यहाँ पे सूक्ष्म पाषाणिक उद्योग स्थल होने के क्या मिले हैं कि साक्ष्य मिले हैं। और लगभग 1800 सूक्ष्म उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। 1800 सूक्ष्म उपकरण यहाँ प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म पाषाणिक उद्योग स्थल की बात कही गई है और यहाँ पर 1800 सूक्ष्म स्थल प्राप्त होते हैं, जिससे ये माना गया है कि ये सूक्ष्म पाषाणिक उद्योग स्थल रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आग के आविष्कार के भी प्रमाण मिले हैं। आग के आविष्कार के भी प्रमाण मिले हैं। वो प्रमाण कैसे मिला है, क्योंकि यहाँ पर गर्त चूल्हा पाया गया है यहाँ पर, जिसके पास में जली हुई हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिले गए हैं। तो मध्य पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल में हम सबसे पहले लगन्याज को देखेंगे। लगन्याज जो है वो गुजरात में है। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकालों का जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके महत्व का उजागर किसने किया, तो एच.डी. संकिलिया ने किया था। यहाँ पर सूक्ष्म पाषाणिक उद्योग स्थल होने के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर 1800 सूक्ष्म उपकरणों की प्राप्ति हुई है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से आग के आविष्कार के भी प्रमाण मिले हैं। आग के आविष्कार के प्रमाण, और ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे गर्त चूल्हा पाया गया है और उस चूल्हे के पास में जली हुई हड्डी के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बागौर को। इसके बाद देखते हैं बागौर को। बागौर जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा के निकट है। बागौर राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बागौर से पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य जो हुए हैं वो बागौर से मिले हैं। क्यों यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि पशुओं को पालतू बनाया गया, क्योंकि यहाँ बिना नुकसान के भी पशु कंकाल मिले हैं। कुछ नुकसान, टूटे फूटे भी पशु कंकाल मिले हैं, लेकिन यहाँ पर बिना नुकसान के भी पशु कंकाल
बिना नुकसान के पशु कंकाल मिले हैं। पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य जो है वो बागौर से मिला है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बागौर में से पाए जाने वाले जो पशु कंकाल है वो किन किन पशुओं के हैं। तो कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, इस तरह के पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बागौर से मकान निर्माण की कोशिश का प्रमाण भी मिला है। मकान निर्माण की कोशिश का प्रमाण इससे पहले हम देखें तो हमें बागौर से मिला है। अब बागौर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पत्थर से बने फर्श के साथ साथ सील, लोढ़ा और हथौड़ा भी मिला है। सील, लोढ़ा और हथौड़ा भी हमें कहाँ से मिला है? तो बागौर से मिला है। और यहाँ पे पत्थर से बने फर्श के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं हमें। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो दोनों विशेषता है, दोनों की दोनों विशेषताएं जो है ये 5500 ईसा पूर्व की बताई जाती है। ये दोनों विशेषताएं कब की है? तो 5500 ईसा पूर्व का ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो बागौर जो है वो राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट में है। यहाँ से पशु को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मकान निर्माण की कोशिश का प्रमाण मिला है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो भी साक्ष्य हैं तो ये 5500 बीसी पुरानी है। बागौर से जो पशुओं को पालतू बनाया गया है, पालतू बनाए जाने के जो भी साक्ष्य मिले हैं, कंकाल मिला है, तो वो किसके मिले हैं? तो कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस और सूअर के मिले हैं। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण मध्य पाषाणी के स्थल। मध्य पाषाण कालीन स्थल। गोविंदनगर, तिलवाड़ा, डेड़वाना, बूढ़ा पुष्कर।
मकान निर्माण करने की कोशिश। मिट्टी के दीवार खड़ा करने का प्रमाण। हम लोग देखेंगे सांभर झील। सांभर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में सांभर झील स्थित है। जब सांभर झील के तटीय क्षेत्र पर उत्खनन किया गया, जब सांभर झील के तटीय क्षेत्र पर उत्खनन किया गया तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल हमें प्राप्त हुए। जब सांभर झील के तटीय क्षेत्रों पर क्या किया गया, उत्खनन किया गया, तो यहाँ से कई महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल हमें प्राप्त हुए। उन स्थलों में गोविंदगढ़, नावा, लेसवा, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, डिडवाना, बूढ़ा पुष्कर, इस तरह के स्थल जो हैं वो उनमें शामिल थे। और ये क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहाँ पर वृक्षा उपकरण की प्राप्ति हुई, यानी कि वृक्ष के उपकरण की यहाँ पर प्राप्ति हुई है, इसीलिए ये सब क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे आदमगढ़ को। आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और यहाँ से पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और मकान निर्माण करने की कोशिश भी आदमगढ़ से की गई है। क्योंकि यहाँ पे मकान निर्माण के साक्ष्य इसलिए मिलता है क्योंकि आदमगढ़ से मिट्टी के दीवार को खड़ा करने का प्रमाण मिला है। आदमगढ़ से मिट्टी के दीवार को खड़ा करने का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग भीमबेटका को। तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका से 500 गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका से 500 गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से 450 केवल मध्य पाषाण काल के गुफा चित्र हैं। 500 गुफा चित्रों के प्रमाण मिलते हैं भीमबेटका से, जिनमें से 450 गुफा चित्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटका से एक वयस्क और एक बच्चे के कंकाल की भी प्राप्ति हुई है। भीमबेटका से एक वयस्क और एक बच्चे के कंकाल की प्राप्ति हुई है। बच्चे के गले में हड्डी की माला भी प्राप्त हुआ है। जो बच्चा वहाँ पे प्राप्त हुआ है उस बच्चे के गले में हड्डियों की माला भी प्राप्त हुई है, जिससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जादू टोना या फिर टोटका तरह की भी कोई चीज़ रही होगी। आगे हम देखते हैं सराय नहर। सराय नहर जो है वो यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में सराय नहर स्थित है। सराय नहर से हमें 15 मानव कंकाल की प्राप्ति होती है। सराय नहर से हमें 15 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। इसमें मानव कंकाल में एकल, युगल और सामूहिक भी मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यानी एक साथ एक मानव कंकाल, 2 या फिर 2 से अधिक मानव कंकाल भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इन मानव कंकालों में हम देखेंगे तो उनका अध्ययन करने पर हमें पता चला कि पुरुष की लंबाई 192 सेंटीमीटर हुआ करती थी। पुरुषों की लंबाई जो है वो 192 सेंटीमीटर हुआ करती थी
और महिलाओं की लंबाई 189 सेंटीमीटर हुआ करती थी। महिलाओं की लंबाई 189 सेंटीमीटर हुआ करती थी, यानी कि हम लोग जैसे हैं ना, हम लोगों से बहुत लंबे इन लोगों को बोला जा सकता है। तो पुरुषों की लंबाई 192 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई 189 सेंटीमीटर हुआ करती थी। सराय नहर से हम लोग देखेंगे तो गर्त चूल्हा का भी प्रमाण मिला है। सराय नहर से क्या हुआ है कि गर्त चूल्हा का भी प्रमाण मिला है। गर्त चूल्हा यानी कि यहाँ से 8 गर्त चूल्हा मिला है, जिसे हम सामूहिक चूल्हा भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक चूल्हा भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मदहद। मदहद भी यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। मदहद भी यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से हमें पशु हड्डी तथा पशु श्रृंग का बना अंगूठी, गले का माला और सर में लगाने वाला गोल कुंडल मिला है। मदहद से हमें पशु हड्डी और पशु श्रृंग का बना अंगूठी, गले का माला और सर में लगाने वाला कुंडल प्राप्त हुआ है। मदहद से 31 गर्त चूल्हों का प्रमाण भी मिला है। मदहद से 31 गर्त चूल्हों का प्रमाण भी मिला है और यहाँ से बहुत सारी जली हुई हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। बहुत सारी जली हुई हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसी कारण से मदहद को मध्य पाषाणकालीन कसाई खाना भी कहा जाता है। मदहद को मध्य पाषाणकालीन कसाई खाना भी कहा जाता है। मध्य पाषाणकालीन कसाई खाना भी कहा जाता है किसे, मदहद को, क्योंकि यहाँ पे 31 गर्त चूल्हा के प्रमाण मिले हैं और यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ जली हुई मिली हैं, इसलिए इससे कसाई खाना कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मदहद से 28 मानव कंकाल भी मिले हैं। मदहद से 28 पूरे 28 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो मदहद से मिले हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में ही दमदमा को, यानी दमदमा कहाँ है, तो यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। दमदमा से भी 41 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। दमदमा से भी 41 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। यहाँ भी एकल, युगल या फिर त्रिसावधान के साक्ष्य मिले हैं। एकल, युगल या फिर त्रिसावधान, यानी 1, 2 या फिर 3 शवों को एक साथ दफनाया गया था, तो इस तरीके के सावधान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दमदमा में पशु श्रृंग का घातक हथियार प्राप्त हुआ है। दमदमा में क्या हुआ है कि पशु श्रृंग का घातक हथियार, पशु के श्रृंग का हथियार, घातक हथियार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद लेखहिया, लेखहिया भी कहाँ है, तो यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में ही है। यहाँ भी सूक्ष्म उपकरण उद्योग स्थल इसे कहा जा सकता है। इसे भी हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म उपकरण उद्योग स्थल कहेंगे। और यहाँ से भी 17 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ एकल और युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। 1 शव या फिर 2 शवों को एक साथ में क्या किया गया है, दफनाया गया है, तो उसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। अब हम देखेंगे टेरी समूह। टेरी समूह कहाँ है, तो टेरी समूह तमिलनाडु के तिरुवेल्ली जिला में है। टेरी समूह तमिलनाडु के टेरी समूह तमिलनाडु के तिरुवेल्ली जिला में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि टेरी समूह का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो टेरी समूह का वास्तविक अर्थ होता है बालू का ढेर। टेरी समूह का वास्तविक अर्थ होता है बालू का ढेर। बालू के ढेर से ये ज्ञात होता है कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो बलुई क्षेत्र में भी बस गए थे। मध्य पाषाण काल के लोग बलुई क्षेत्र में भी बस गए थे। टेरी समूह से 10 किलोमीटर भीतर 71 टीले मिले हैं। टेरी समूह से 10 किलोमीटर भीतर जाने पर 71 टीले मिले हैं और इन टीलों के नीचे मध्य पाषाणकालीन उपकरण और औजार मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण और औजार मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ पर रहते थे। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो बलुई क्षेत्र में भी बस गए थे, ऐसा माना जाता है। तो टेरी समूह जो है वो तमिलनाडु के तिरुवेल्ली जिले में है। टेरी समूह का वास्तविक अर्थ होता है बालू का ढेर और यहाँ से 10 किलोमीटर के भीतर जाने पर 71 टीलों की प्राप्ति हुई है। टीलों के नीचे हम देखेंगे तो मध्य पाषाणकालीन उपकरण और औजार हमें मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है
कि मध्य पाषाण के लोग जो थे वो बलुई क्षेत्र में भी बस गए थे। अब हम देखेंगे बिरमानपुर को। बिरमानपुर जो है वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में है। बिरमानपुर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में है और इसे सूक्ष्म उपकरण उद्योग स्थल कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? सूक्ष्म उपकरण उद्योग स्थल कहा गया है। यहाँ से 375 उपकरण की प्राप्ति हुई है। 375 उपकरण की प्राप्ति हुई है। ये सभी उपकरण जो है ये क्रोड और माइक्रो क्रोड तरह के उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। क्रोड और माइक्रो क्रोड तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह स्थल जो है वो प्रेशर फ्लोटिंग टेक्निक से बहुत प्रभावित था। यह स्थल जो है वो प्रेशर फ्लोटिंग टेक्निक से बहुत प्रभावित था। तो इस तरह से हम लोगों ने मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखा और अब हम लोगों का मध्य पाषाण काल जो है वो अब समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सीरीज को आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।